चलिए शुरुआत करते हैं अब। तो आज का अपना टॉपिक है मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय। ठीक है। इससे पिछली क्लास में हमने बात की थी डाइजेशन के बारे में, पाचन के बारे में, कि किस तरह से अलग अलग प्रकार के कार्बोहाइड्रेट किस तरह से पचते हैं। ठीक है। वसा किस तरह से पचती है और प्रोटीन का पाचन किस तरह से होता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन से बना है, वसा के पाचन से बने हैं, ठीक है, और प्रोटीन के पाचन से बने, वो आगे जा करके उनका क्या होता है, किस तरह से उनका उपापचय होता है, या ये कहें कि कोशिका के द्वारा, शरीर के द्वारा उनका उपयोग किस तरह से किया। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो मेटाबॉलिज्म है उसका अर्थ क्या है। ठीक है। उपापचय है क्या चीज। उपापचय बेसिकली दो चीजों से मिलकर के बनी है। ठीक है। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का अर्थ है कि कोशिका के अंदर होने वाली निर्माणकारी क्रियाएं क्या कहलाती हैं, एनाबॉलिज्म कहलाती हैं, जिनको हम बोलते हैं उपचय। और दूसरी होती हैं कैटाबॉलिज्म, यानी जिनके अंदर कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं विघटनकारी, यानी जिनमें कुछ ना कुछ पदार्थ टूटते हैं। ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, विघटनकारी प्रक्रियाएं। उसके पदार्थ क्या होते हैं, यहाँ पर नष्ट होते हैं। तो इस तरह से जो मेटाबॉलिज्म है वो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों के, दोनों क्रियाओं के मिलने से बनता है। तो क्या होगा मेटाबॉलिज्म में, कि कुछ नए पदार्थ बनेंगे और कुछ पुराने पदार्थ टूटेंगे। तो यह पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, मेटाबॉलिज्म कहलाती है। अब यहीं पर एक शब्द आता है बेसल मेटाबॉलिज्म। ठीक है। यानी आधारभूत उपापचय। ये क्या है, हमारा जो शरीर है उसको कार्य करने के लिए, ठीक है, किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि हम ज्यादा कार्य कर रहे हैं तो ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यदि हम कम कार्य कर रहे हैं तो कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके अलावा यदि हम बिल्कुल भी कार्य नहीं कर रहे हैं, ठीक है, चुपचाप बैठे हुए हैं, तो भी हमारे शरीर में जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, ठीक है, जैविक प्रक्रियाएं जो शरीर के अंदर चल रही हैं, जैसे हम श्वसन कर रहे हैं, हृदय अपना कार्य कर रहा है, लंग्स अपने कार्य कर रहे हैं, इसी तरह से पाचन तंत्र क्या कर रहा है, अपना कार्य कर रहा है। इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो क्या कहेंगे हम, विश्राम की अवस्था में शरीर की आधारभूत जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए खर्च होने वाली ऊर्जा बेसल मेटाबॉलिक एनर्जी कहलाती है। ठीक है। यदि हम कुछ भी कार्य नहीं कर रहे हैं तो भी पाचन के लिए, श्वसन के लिए, उत्सर्जन के लिए, ठीक है, इनके लिए कुछ ना कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और उस ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, बेसल मेटाबॉलिक एनर्जी। ठीक है। और यह जो प्रक्रिया है, यानी बेसल मेटाबॉलिक जो एनर्जी है, इसको बनाने के लिए जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, बेसल मेटाबॉलिज्म कहलाती है। ठीक है। बाकी क्या है कि हमारा शरीर कार्य करता रहता है, कार्य के हिसाब से हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि हम बिल्कुल भी कार्य नहीं कर रहे हैं तो आधारभूत जैविक क्रियाओं के लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है। उन प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम बेसल मेटाबॉलिक एनर्जी कहते हैं। और इस प्रोसेस को, यानी इसके लिए एनर्जी को बनाने के लिए जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसे हम बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिज्म। ठीक है। ये तो बात हो गई मेटाबॉलिज्म के बारे में। अब बात कर देंगे जो मेटाबॉलिज्म है ये किस किस तरह से, किन किन चीजों से प्रभावित होती है। ठीक है। तो देखो, इसको प्रभावित करने वाली चीजें कौन सी हैं, एक तो है आयु, यानी जो बच्चे होंगे, ठीक है, या थोड़े से युवा हैं, उनमें जो बेसल मेटाबॉलिज्म है, यानी जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह क्या रहती है, यानी जो ये प्रक्रिया चलती है, एनर्जी निर्माणकारी जो प्रक्रिया चल रही है,
यह क्या होती है, अधिक होती है, बजाय किनके, वृद्ध के। ठीक, यानी इनमें एनर्जी ज्यादा बनती है, इनके उपापचय की प्रक्रिया ज्यादा होती है। दूसरा है लिंग। तो नर के अंदर मैक्सिमम अधिक होती है और मादा में कम होती है। भार के अनुसार बात करें हम, तो अधिक भार के व्यक्तियों में जो मेटाबॉलिज्म है वो कम होती है, जबकि कम भार के व्यक्तियों में मेटाबॉलिज्म क्या होती है, ज्यादा होती है। बॉडी टेम्परेचर के अनुसार, ठीक है, चाहे वो बॉडी टेम्परेचर हो चाहे वो वातावरणीय तापमान हो, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर पर, अधिक तापमान पर मेटाबॉलिज्म अधिक होती है, और कम तापमान पर मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय की क्रिया कम होती है। ठीक है, तो ये हैं इसको प्रभावित करने वाले, यानी बच्चों में मेटाबॉलिज्म अधिक रहेगी, नर में अधिक रहेगी। भार के अनुसार बात करें तो कम वजन वाले व्यक्तियों में मेटाबॉलिज्म अधिक रहेगी। और टेम्परेचर की बात करें तो चाहे वो वातावरणीय तापमान हो चाहे वो शारीरिक तापमान हो, ठीक है, तो अधिक तापमान पर जो मेटाबॉलिज्म है वो अधिक होती है। अब ये मेटाबॉलिज्म है, कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, किस तरह से ये होती है, देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। सबसे पहले जो मेटाबॉलिज्म हमने बात कर ली कि मेटाबॉलिज्म हो क्या हो रहा है, कि चाहे वो जैविक क्रियाएं हों, मूलभूत जैविक क्रियाएं हों, चाहे हमारे शरीर के लिए कार्य के लिए ऊर्जा की आवश्यकता हो, उसके लिए जो ऊर्जा बनती है वो उपापचय के द्वारा बनती है, मेटाबॉलिज्म के द्वारा बनती है। ठीक है, अब ये जो मेटाबॉलिज्म होती है किस तरह से होती है, इसके बारे में बात करें हम, तो सबसे पहले हमने पाचन में बात की थी कि किसका पाचन हो रहा था, कार्बोहाइड्रेट के पाचन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन के फलस्वरूप क्या चीजें बन रही थी, वहां पर ग्लूकोज का निर्माण हो रहा था। ठीक है, उसी तरह से वहां पर जो वसा थी, वसा के पाचन पर क्या बन रहा था, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बन रहे थे। और प्रोटीन के पाचन से क्या चीजें बन रही थी, अमीनो अम्ल बन रहे थे। ठीक है, तो देखो ये टर्मिनोलॉजी है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज को हम क्या कहते हैं। एक शब्द है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना। जो ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज बना है, ठीक है, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के फलस्वरूप, वह किस में बदल रहा है, ग्लाइकोजन के रूप में बदल रहा है। तो यह जो प्रक्रिया है, ग्लूकोज किस में बदल रहा है, ग्लाइकोजन में बदल रहा है, तो यह प्रोसेस क्या कहलाती है, ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पर, ग्लूकोज क्या हो गया, ये ग्लूकोज है, और ग्लूकोज किस में बदल रहा है, ग्लाइकोजन में। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना क्या कहला रहा है, ग्लाइकोजेनेसिस। यानी ग्लाइकोजन का जेनेसिस मीन्स निर्माण, और किसका निर्माण हो रहा है, ग्लाइकोजन का। ठीक, तो ग्लाइकोजन बन कहां से रहा है, ग्लूकोज से, क्योंकि ग्लाइकोजन है क्या चीज, यह जो सजीव है, ठीक है, जीव हैं, उनके शरीर के अंदर जो भोज्य पदार्थ है ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। ठीक है, तो जब ग्लूकोज कम उपयोग में आ रहा है तो आगे भविष्य के लिए इसको किसके रूप में स्टोर किया जाता है, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर किया जाता है। फिर है ग्लाइकोजीनोलाइसिस, जीनोलाइसिस, ठीक है, कौन टूट रहा है, ग्लाइकोजन। ठीक, लाइसिस मीन्स टूटना, तो ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में टूटना जब आवश्यकता हुई, ठीक है, तो ग्लाइकोजन किसमें टूटा, ग्लूकोज में। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में
टूटना क्या कहलाता है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाता है। नेक्स्ट है ग्लूकोजेनेसिस। ठीक है, ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूको मीन्स ग्लूकोज हो गया, और जेनेसिस मीन्स निर्माण। तो जो कार्बोहाइड्रेट है, हम जो पाचन की बात कर रहे थे, तो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ग्लूकोज का बनना, जो कार्बोहाइड्रेट वाले पदार्थ हैं उनसे किसका निर्माण? ग्लूकोज का निर्माण होना क्या कहलाता है? ग्लूकोजेनेसिस कहलाता है। देखो, जेनेसिस मीन्स निर्माण और लाइसिस माने टूटना। ठीक है, तो यहां पर किसका जेनेसिस हो रही है? ग्लूकोज, ग्लूको यानी ग्लूकोज का जेनेसिस हो रहा है। यहां पर ग्लाइको जेनेसिस, ग्लाइकोजन का निर्माण हो रहा है। और लाइसिस किसका हो रहा है? ग्लाइकोजन का लाइसिस हो रहा है, टूट रहा है। तो मतलब कुल मिलाकर के जो ये तीनों टर्मिनोलॉजी हैं, यहाँ इनका शाब्दिक अर्थ ऐसे निकल करके आ रहा। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लूको नियो। नियो मीन्स हो गया नया, और जेनेसिस। ठीक है, ग्लूको ही ग्लूकोज, ग्लूको का क्या मतलब हो गया? ग्लूकोज। और नियो माने नया, जेनेसिस माने निर्माण, यानी जो ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है वो नई तरीके से कैसे हो सकता है? सामान्यतः हम बात कर रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट से किसका निर्माण हो रहा है? ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है। ठीक है, उसके पाचन से किसका निर्माण हो रहा है? ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है। लेकिन नॉन कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कोई पदार्थ हैं और उनसे ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है, जैसे वोलेटाइल फैटी एसिड हो गए, ठीक है, अमीनो अम्ल हो गए, ग्लिसरॉल हो गया, यानी कुल मिलाकर के यानी वसा हो गई और प्रोटीन हो गए। यदि इनसे किसका निर्माण हो रहा है? नॉन कार्बोहाइड्रेट पदार्थों से ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक, अब है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो यहां बोलते हैं हम जो ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज का टूटना क्या कहला रहा है? ग्लाइकोलाइसिस कहला रहा। ठीक है, और ग्लूकोज का टूटना क्या है? ग्लाइकोलाइसिस हो गया। और इससे यही प्रक्रिया क्या चलती है? कोशिकाओं में उपापचय के दौरान चलती है। ये एक सीक्वेंस में चलती है। ठीक है, कि जो ग्लूकोज है जिसका जो शरीर में बना, उससे ऊर्जा कैसे बनेगी, और ऊर्जा किस रूप में बनती है हमारे शरीर के अंदर? एटीपी के रूप में। और उन एटीपी को ही हम अपने कार्यों में उपयोग में लेते हैं। ठीक है, और वो किससे बनती है? ग्लूकोज से। कहते हैं ना भाई कि जैसे गर्मियों में हम बात करते हैं कि भाई कोई थका हारा है, ठीक है, या ये कहें कि बाहर से चल करके आया है, कमजोरी आ गई, तो भाई ग्लूकोज पियो, उससे इंस्टेंट एनर्जी आएगी। ठीक है, सामान्यतः क्या है कि हम पहले खाना खाएंगे, खाना पचेगा और उसके बाद जाकर के ग्लूकोज शरीर के अंदर बनेगा। लेकिन वहां पे क्या दे रहे हैं? तुरंत थकावट को दूर करने के लिए सीधा ग्लूकोज दिया जा रहा है, यानी बाहर से पचाने की जरूरत नहीं है शरीर को, क्योंकि इतना टाइम है ही नहीं भैया, कमजोर हो गया व्यक्ति। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या दे रहे हैं? डायरेक्ट सीधा ग्लूकोज दे रहे हैं, जिससे कि उस ग्लूकोज को तोड़ करके एटीपी पैदा की जा सके। ठीक है, तो अंत में क्या होता है कि ग्लूकोज के टूटने से क्या बन रही है? एटीपी बनती हैं और शरीर को एनर्जी मिलती है। ठीक, तो ग्लूकोज के टूटने को हम क्या बोल रहे हैं? ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। अब जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है उसमें ग्लूकोज किस रूप में टूटता है? पायरुविक एसिड के रूप में टूटता है। यानी इसका जो उत्पाद है ग्लाइकोलाइसिस का, वो क्या है? पायरुविक एसिड। अब हम बात करेंगे कि जो ग्लाइकोलाइसिस है, या ये कहें कि कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म क्या होती है। ठीक है, तो अपने ये टर्म समझ में आ गई, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोलाइसिस। ठीक, देखिए, अब ये जो पूरा एक चार्ट सा बना हुआ है, एक तरह से ये कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म है, या यूं कहें कि ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म है, किस तरह से ग्लूकोज का उपापचय होता है।
अब देखते हैं। तो ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि शुरुआत में ग्लूकोज टूटता है पायरुवेट में, यानी पायरुविक एसिड में। तो यह जो प्रक्रिया है यह कहलाती है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस। अब इस ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, और ये ग्लाइकोलाइसिस संपन्न कहाँ होती है? जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस है ये संपन्न होती है, स्थान क्या है इसका? कोशिका द्रव। स्थान कौन सा है इसका? कोशिका। ठीक है। और वो क्या रहा है इसमें? ग्लूकोज किस में टूट रहा है? पाइरुवेट में। ठीक। अब यहां से आगे की प्रोसेस है। अब जो ग्लाइकोलाइसिस है दो तरह से हो सकती है, यानी कोशिका द्रव में हो रही है, और इसके जो तरीके हैं वो दो तरीके हैं। एक तो हो सकती है ये अवायवीय अवस्था में, और दूसरी होती है वायवीय। अवायवीय का मतलब है O2 की अनुपस्थिति में। और इस O2 की अनुपस्थिति में जो होती है, यहां पर ग्लूकोज से निर्माण होता है लैक्टिक अम्ल का। किसका निर्माण होता है? लैक्टिक अम्ल का। और साथ में यहां पर इस प्रोसेस में दो एटीपी का निर्माण होता है। लेकिन वायवीय अवस्था, ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है ये कौन सी है? वायवीय अवस्था है। ये कौन सी है? वायवीय अवस्था। ठीक है। और यहां पर जो एटीपी बनते हैं वो 6 या 8 एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा शटल उपयोग में आ रहा है। ठीक है। तो इसकी बात, ये बात हो गई किसकी? ग्लाइकोलाइसिस। अब यहां से आगे पायरुविक एसिड है या पायरुवेट है, ठीक है, यह बदलता है किसमें? एसिटिल को एंजाइम में। इसको क्या बोलेंगे हम? एसिटिल को एंजाइम। और ये जो प्रोसेस होती है कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और इस प्रोसेस को, यानी पायरुविक एसिड से किसमें बदलना है इसको? एसिटिल को एंजाइम में। इसको बोलते हैं हम लिंक रिएक्शन। इसको क्या कहते हैं हम? लिंक रिएक्शन। तो ये दूसरे नंबर का स्टेप हो गया। और पहले नंबर का स्टेप क्या हो गया? ये ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस। तो पहले नंबर का स्टेप ग्लाइकोलाइसिस, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज किस में बदला? पाइरुवेट में बदला या पाइरुविक अम्ल में बदला। दूसरा स्टेप हो गया लिंक रिएक्शन, जिसमें पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड किस में बदल रहा है? एसिटिल कोएंजाइम में बदल रहा है। और इसका जो स्थान है उसको हम बोल देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। और यहीं पर एसिटिल कोएंजाइम आगे जाकर के, यह एसिटिल कोएंजाइम किस में प्रवेश कर जाता है? क्रेब्स साइकिल में प्रवेश कर जाता है। तो तीसरे नंबर पर जो प्रोसेस होती है तीसरे नंबर की, यानी एसिटिल कोएंजाइम का CO2 में और हाइड्रोजन में बदलना, और साथ में क्या चीज किसका निर्माण होता है? यहाँ पर एटीपी का निर्माण हो रहा है, यानी ऊर्जा का निर्माण यहाँ पर होता है। तो यह जो प्रोसेस है या यह जो इसका भाग है यह कहलाता है क्रेब्स चक्र। यह क्या कहलाता है? क्रेब्स चक्र। तो इस तरह से तीन स्टेप में ग्लूकोज का क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है। पहला हो गया, पहला स्टेप हो गया ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा स्टेप लिंक रिएक्शन,
और तीसरा स्टेप हो गया क्रेब्स चक्र। यह भी कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और पूर्ण ऑक्सीकरण के द्वारा होता है। तो क्रेब्स चक्र में जो एसिटिल को एंजाइम है, यह किस में बदलता है? CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में और जल में बदलता है। ठीक है, यह क्या है? जल। और साथ में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक, तो ये मेटाबॉलिज्म कौन सी होती है? कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म होती है। ठीक है, अब देखो, ये एक जनरल बात हो गई अपनी कि किस किस तरह से होता है। अब देखिए, तो पहला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस। क्या हो रहा है इसमें? कोशिका का द्रव में हो रहा है। ये पूरी प्रोसेस किसमें हो रही है? कोशिका का द्रव में। ठीक, और शरीर में ऊर्जा की कमी होने पर होता है, क्योंकि भाई हम जो ग्लूकोज ले रहे थे, कब ले रहे थे? जब शरीर के अंदर ऊर्जा की कमी होती है। ठीक है, तो उस समय होता है। इसके जो खोजकर्ता थे वो कौन थे? एमडेन, मेयरहॉफ और पार्नस। और इन तीनों के पहले पहले अक्षर को लेने की वजह से, एमडेन का ई, मेयरहॉफ का एम और पार्नस का पी, तो इसलिए इस ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पाथवे के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? ईएमपी पाथवे के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो ग्लाइकोलाइसिस के खोज करता थे वो कौन कौन थे? एमडेन, मेयरहॉफ और पार्नस। और इन तीनों के नाम के आधार पर ही इसको क्या बोल दिया? ईएमपी पाथवे के नाम से इसे जाना जाता है। अब जो ग्लाइकोलाइसिस है उसका अंतिम उत्पाद क्या है? अभी हमने देखा पायरुविक एसिड, या इसको क्या बोल रहे थे? पायरुवेट। क्या बोल रहे थे इसको हम? पायरुवेट कह रहे थे। ठीक है, और ग्लाइकोलाइसिस वायवीय और अवायवीय दोनों अवस्थाओं में चलती है, यानी ऑक्सीजन हो या ना हो दोनों अवस्थाओं में चलेगी। वो बात अलग है कि कौन सी अवस्था ज्यादा लाभदायक होती है या ऊर्जा का निर्माण किस अवस्था में अधिक होता है। ठीक है, तो देखिए, अब अभी हमने बात की थी कि यदि ग्लूकोज का अवायवीय अवस्था में ग्लाइकोलाइसिस होगा तो क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड बनेगा और साथ में 2 ATP का निर्माण होगा। और यदि ग्लूकोज का वायवीय अवस्था में ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेगा? पायरुविक एसिड बनेगा। यहाँ पर 2 NADH के मॉलिक्यूल बनेंगे, साथ में 2 ATP बनेंगे। ठीक है, और इसमें जो ATP की निर्माण की जो संख्या रहेगी वो क्या रहेगी? 6 या 8 रहेगी। ठीक है, और ग्लाइकोलाइसिस में जब ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल का उपयोग होता है तो वायवीय अवस्था में 6 ATP बनते हैं। कौन सा शटल? ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल का उपयोग जब हम करते हैं या यहाँ पर होता है, ठीक है, तो कितने एटीपी बनते हैं? 6 ATP बनते हैं। ठीक है, बाकी नहीं तो कितने बनेंगे? यहाँ पर 8 ATP का निर्माण होता है। लेकिन इसी, जब 8 ATP का निर्माण हो रहा है, इसी के लिए एक नया कॉन्सेप्ट है कि जहां जो NADH है, ठीक है, हम ये मान के चलते हैं यहाँ पर 2 NADH के मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, तो पहले क्या मानते थे यहाँ पर कि एक NADH से 3 ATP का निर्माण होता है। ठीक है, एक NADH से कितना हो रहा है? लेकिन अब क्या मान के चलते हैं? नया कॉन्सेप्ट क्या है कि एक NADH से 2.5 ATP का निर्माण होता है। तो ढाई और ढाई 5 और 2 7, तो नए कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो 7 हो जाएंगे, लेकिन पुराने के हिसाब से बात करें तो कितने रहेंगे ATP? 8 ATP रहेंगे। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा आगे बात करेंगे हम बाद में। तो अभी हम पुराने कॉन्सेप्ट से बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो वायवीय अवस्था में ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से किसका निर्माण होता है? पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। ठीक, तो इस तरह से हम देखें तो ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या हो गया? पायरुविक एसिड। ठीक, चलिए, नेक्स्ट है लिंक रिएक्शन। तो लिंक रिएक्शन किस किस के बीच होती है? ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल। ठीक है, क्योंकि पहली ग्लाइकोलाइसिस हो गई और इसके बाद कौन सी आएगी? क्रेब्स चक्र आएगा। तो दोनों के बीच में क्या रहती है? एक रिएक्शन होती है, एक स्टेप होता है जिसे हम बोल देते हैं लिंक रिएक्शन। इसमें क्या होता है और कहां पर हो रही है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। इसमें जो पायरुविक एसिड है या जो पायरुवेट है वो किस में बदलता है? एसिटिल को एंजाइम में बदलता है। किसमें बदल रहा है? एसिटिल को एंजाइम में
बदलता है। और साथ में यहाँ पर दो NADH के अणुओं का निर्माण, मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। और NADH का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर क्या बन रहे हैं, ATP बनते हैं। ठीक है, जब इनका फॉस्फोरिलेशन होता है तो किसका निर्माण होता है, ATP का निर्माण होता है। ठीक है। अब तीसरी रिएक्शन, तीसरी रिएक्शन कौन सी है, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल को ही हम क्या बोलते हैं, TCA साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। तो होता क्या है इसमें, जो लिंक रिएक्शन थी उसका अंतिम उत्पाद क्या था, एसिटिल कोएंजाइम था। एसिटिल कोएंजाइम है लिंक रिएक्शन का। अब ये किस में प्रवेश करेगा, क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करता है। ठीक है। तो एसिटिल कोएंजाइम इसमें प्रवेश करता है, क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करता है। और इसके द्वारा इसका निर्माण होता है CO2 और H2O। ठीक है, यानी जल का निर्माण होता है। और साथ में क्या बन रहे हैं, 24 ATP बनते हैं। और 24 ATP किसके द्वारा बनते हैं, NADH2 के द्वारा और FADH2 के द्वारा। ठीक है। और साथ में एक अलग से ATP का, यानी जो GTP है उसका निर्माण होता है। क्योंकि ये 24 ATP इनके द्वारा ही बन रहे हैं। कैसे, हम बात कर रहे थे 3 × 3। ठीक है, तो कितने हो गए, 9। और यहां पर बनेंगे 1 × 2, प्लस कितने हो गए, 2 + 1, यहां पे हो गया। इसका मल्टीप्लाई 2 से करेंगे हम। ठीक है। और ये टोटल कितने हो गए, 11। और 11 × 2, ठीक है। और प्लस यहाँ पर 1 था, तो टोटल कितने हो जाएंगे ये, 22 + 2 = 24। इस तरह से ये 24 ATP का निर्माण यहाँ पर होता है। क्योंकि NADH2 से कितने ATP बनते हैं, 3 ATP बनते हैं। FADH2 से कितने ATP बनते हैं, 2 ATP बनते हैं। और यहाँ पर NADH2 के कितने अणु मॉलिक्यूल्स हैं, 3 हैं। 3 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो 9 हो गया। ठीक है। यहाँ FADH2 का कितना मॉलिक्यूल है, 1 है। कितने बनेंगे, 2 ATP बनेंगे। और यहाँ पर 1 ATP ऑलरेडी है जो बनता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक एसिटिल कोएंजाइम से बन रहे हैं ये, तो 2 से बनेंगे कितने, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इनसे। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, इनका 24 मॉलिक्यूल किसके आएंगे, ATP के आएंगे। तो अब बात करते हैं कि जो क्रेब्स साइकिल है इसके खोजकर्ता कौन थे, HA क्रैब। और स्थान क्या है इसका, माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें जो प्रथम उत्पाद बनता है वो क्या बनता है, सिट्रिक एसिड बनता है। क्या बनता है, सिट्रिक एसिड। और इसीलिए इसको किस नाम से जाना जाता है, सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से जाना जाता है। और इसमें शुद्ध ATP का जो लाभ होता है वो कितने बनते हैं, इसमें 24 ATP बनते हैं। तो इस तरह से जो सबसे ज्यादा ATP बनते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में, वो कौन सी प्रोसेस में बनते हैं, ग्लाइकोलाइसिस में, लिंक रिएक्शन में, या क्रेब्स साइकिल में। ठीक है, तो किस में बनते हैं, क्रेब्स साइकिल में सबसे अधिक ATP का निर्माण होता है। वहीं पूछे आपसे कि सबसे कम ATP का निर्माण किस प्रोसेस में होता है, ग्लाइकोलाइसिस में। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस कितने हो रहे थे, 8 हो रहे थे। लिंक रिएक्शन में 6 होते हैं। और क्रेब्स साइकिल में 24। तो लिंक रिएक्शन में सबसे कम क्या बन रहे हैं, ATP बनते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कब बन जाता है, निम्न में से इस प्रक्रिया में सबसे कम ATP बनते हैं। तो नंबर 1 अपना क्या हो गया ऑप्शन, ग्लाइकोलाइसिस।
नंबर 2 लिंक रिएक्शन, और नंबर 3 क्रेब्स चक्र। अगर हम यहां तक के ऑप्शन देखें, ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस में कितने बन रहे थे अपने? 8 बन रहे थे। लिंक रिएक्शन में 6 बन रहे थे। और क्रेब्स चक्र में 24 बन रहे थे। तो हम पढ़ेंगे यहीं तक क्वेश्चन को, तो अपना आंसर क्या जाएगा? लिंक रिएक्शन। लेकिन यदि आपके लिए यहीं पर चौथा ऑप्शन आ जाए, अवायवीय ग्लाइकोलाइसिस, तो अवायवीय ग्लाइकोलाइसिस कितने एटीपी बन रहे थे जब हम पढ़ रहे थे लैक्टिक एसिड का निर्माण हो रहा था, वो कितने बन रहे थे? 2। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि सामान्यतः हमने क्या पढ़ लिया कि ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स चक्र खूब अच्छी तरह से रट के गए साहब इनके, ठीक है। और आंसर टेक दिया हमने लिंक रिएक्शन। लेकिन वहीं यदि चौथा ऑप्शन या बीच में कहीं ये दे दिया अवायवीय ग्लाइकोलाइसिस, तो हमने देख लिया कि भाई अवायवीय, हम ध्यान नहीं दे पाए कि ये अवायवीय है, ठीक है। तो अपना आंसर क्या जाएगा इस अवस्था में? अवायवीय ग्लाइकोलाइसिस जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये ध्यान रखना है। चलिए अब देखिए एटीपी के निर्माण की। ग्लाइकोलाइसिस हम देख रहे हैं 8 हैं, लिंक रिएक्शन में 6 हैं, और क्रेब्स साइकिल में कितने हैं? 24। तो यहीं पर हम लिख देते हैं वही चीज दोबारा से, अवायवीय ग्लाइकोलाइसिस। तो यहाँ कितने एटीपी बनते हैं? 2 एटीपी बनते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, वो तो बात हो गई अपनी कार्बोहाइड्रेट के उपापचय से संबंधित। अब है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ईटीएस। ये क्या है इसमें? कि जो हमने बात की थी अभी, एनएडीएच, एफएडीएच2, एनएडीएच2, जो ये हमें प्राप्त हो रहे थे, इनसे हमें क्या प्राप्त करने? एटीपी प्राप्त करने होते हैं, ठीक है। तो इनसे एटीपी जो प्राप्त होते हैं वो किस तरीके से प्राप्त होते हैं, किस प्रोसेस के द्वारा प्राप्त होते हैं, उसके बारे में है। एनएडीएच व एफएडीएच, ठीक है, इनके द्वारा जो एटीपी हम जो प्राप्त करते हैं, ठीक है, उसके लिए इन्हें क्या होता है? ईटीएस से गुजरना पड़ता है, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से गुजरना पड़ता है। और इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम किस नाम से जानते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ऑक्सीडेटिव, ठीक है, फॉस्फोरिलेशन। इसमें क्या होगा? FADH2 का अणु है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। एफ का मतलब क्या हो गया? फ्लेविन। बाकी क्या? ये एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ट्राई न्यूक्लियोटाइड, मोनोन्यूक्लियोटाइड, इसके आधार पर निर्धारित रहे, ठीक है। तो एफ का मतलब हो गया फ्लेविन, तो ये याद रखना है यहाँ पर। और एन का मतलब क्या हो गया? निकोटिना, ठीक। तो FADH2 में फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन, ठीक। NADP में निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, डाई माने 2, ठीक है। और P4 फॉस्फेट, फॉस्फेट आ गया यहाँ पर। NADH में NAD तो सेम रहेगा यहां तक, ठीक है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड और H4 हाइड्रोजन। इसी तरह से NAD निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो तीनों में NAD तो क्या है? सेम है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक, यहां तक का। उसके बाद डिफरेंस है, H4 हाइड्रोजन आ गया और P4 फॉस्फेट आ गया। वहीं FADH2 में 11 आ गया, और वही एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड सेम है, ठीक। अब एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्वेश्चन आते हैं यहां से,
है ना। और एडीपी की एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एएमपी, यानी यहाँ पर फॉस्फेट के कितने अणु हैं, कितने मॉलिक्यूल हैं, तो एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। एएमपी, एडीपी और एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक फॉस्फेट अणु हट गया तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, वो डाइफॉस्फेट हो गया, एक और हट गया तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये इनके नाम होते हैं। जबकि जो जितने भी ये एनएडीएच है, एफएडीएच है, इनसे यदि एटीपी को प्राप्त करना है या इनसे जो एटीपी उत्पन्न होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के द्वारा प्राप्त होते हैं। अब देखो अगला है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट सन। ये क्या है, देखिए इसको हम किस नाम से जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म इसकी क्या हो गई, हेक्सोज, मोनोफॉस्फेट का एम और इसका पी इसी से आ गया, और संट माने संयोजन, तो एचएमपी संट के नाम से जाना जाता है। तो इसको दूसरा नाम और क्या हो जाता है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के नाम से भी इसको जाना जाता है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, ठीक है। तो ग्लूकोज के, ये क्या है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण का वैकल्पिक मार्ग है, यानी कि जो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है उसका दूसरा रास्ता है, दूसरा तरीका है कि उसके दूसरे तरीके से इस तरह से उसका ऑक्सीकरण किया जा सकता है। तो जो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा था ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा, लिंक रिएक्शन के द्वारा, क्रेब्स चक्र के द्वारा, तो वहां तो हमें क्या चीज मिल रही थी, ऊर्जा मिल रही थी। लेकिन जो एचएमपी संट है, यहां पर जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो ना तो एटीपी बनती है, ठीक है, और ना ही खर्च होती है, ठीक है। तो ये क्या है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण का एक वैकल्पिक मार्ग होता है। तो केवल नाम याद रखना है, एचएमपी संट। तो ये क्या है, एक ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है इसके द्वारा भी, लेकिन वैकल्पिक मार्ग के तौर पे। अगला है कोरी साइकिल, या इसी को बोल देते हैं हम लैक्टिक एसिड साइकिल। क्या होता है ये, कि जैसे हम बात करते हैं कि जो ग्लूकोज है, ठीक है, अवायवीय श्वसन के द्वारा किसमें परिवर्तित हो रहा था, या अवायवीय ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा किसमें कन्वर्ट हो रहा था, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा था। और ये जो एन एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस है कहां पर होता है, मांसपेशियों में होती है। जब मांसपेशियां से काम लिया जाता है तो मांसपेशियों में किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। और इस लैक्टिक अम्ल के कारण ही जो मांसपेशी है उसमें थकान आती है, ठीक है। तो अब मांसपेशी के अंदर क्या बन गया, ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बन गया, ठीक है। अब वह लैक्टिक एसिड कहाँ पहुंचता है, दोबारा से लीवर में पहुंचता है, और लीवर में पहुंचने पर उस लैक्टिक एसिड को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ये जो साइकिल चलती है इसको हम क्या बोलते हैं, कोरी साइकिल कहते हैं। वैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज कहाँ गया, ये मांसपेशियों, मांसपेशियों में कार्य चल रहा है, ठीक है, वर्क का कार्य किया जा रहा है, तो वहां पर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। अब यह लैक्टिक अम्ल कहाँ लाया जाता है, लीवर में लाया जाता है, यकृत में। अब यहाँ पर यकृत में इसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, लैक्टिक एसिड को ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ये जो साइकिल चलती है यही क्या कहलाती है, कोरी साइकिल या लैक्टिक एसिड साइकिल के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो मांसपेशियों में अवायवीय ग्लाइकोलाइसिस द्वारा बनने वाला लैक्टिक अम्ल, क्योंकि मांसपेशियों में जो लैक्टिक अम्ल बन रहा है वो कौन सी अवस्था में बन रहा है, यहाँ पर अवायवीय ग्लाइकोलाइसिस में बन रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन एब्सेंट है। तो उस लैक्टिक अम्ल को वापस लीवर में पहुंचने पर किस में कन्वर्ट कर दिया गया, ग्लूकोज में। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, कोरी साइकिल कहते हैं। अब यहां पर जो ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट पदार्थ के अलावा हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस भी बोल सकते हैं, यानी ग्लूकोज का नॉन कार्बोहाइड्रेट पदार्थों से बनना, जो पदार्थ कार्बोहाइड्रेट नहीं है
ठीक है, उनके अलावा यदि ग्लूकोज का निर्माण होता है उन पदार्थों से, तो वह प्रोसेस क्या कहलाती है? ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाती है। ठीक है, तो इस तरह से HMP संट या PP ट्रिपल पी पाथवे, ठीक है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे और कोरी साइकिल या लैक्टिक एसिड साइकिल अपनी कंप्लीट होती है। अब देखो, ये तो बात हो गई पूरी किसके बारे में? अपनी कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अब इसी तरह से शरीर में फैटी एसिड भी बनते हैं, यानी वसा का जो उपापचय है वह भी पचती है। तो उसका किस तरह से प्रोसेस चलेगा उपापचय का, के बारे में बात करें तो जो शरीर के अंदर वसा है, ठीक है, वो किस रूप में संचित होती है? वो होती है ट्राइग्लिसराइड, या इसी को हम क्या बोलते हैं हम आजकल? ट्राई एसिल ग्लिसरॉल के नाम से जाना जाता है। ट्राई एसिल ग्लिसरॉल, ठीक है, और इसी को क्या बोल देते हैं हम? ट्राई ग्लिसराइड। और शॉर्ट फॉर्म में इसी को क्या बोल देते हैं? TAG। ठीक है, तो वसा है वो शरीर में किस रूप में है? TAG ट्राई एसिल ग्लिसरॉल के रूप में है, या ट्राइग्लिसराइड के रूप में उपस्थित होती है। ठीक, अब होता कैसे कि शुरुआत में पाचन के फलस्वरूप क्या बने? फैटी एसिड बने, और फैटी एसिड के एस्टरिफिकेशन द्वारा ट्राई एसिल ग्लिसरॉल का निर्माण होता है और वसा इस रूप में संचित हो जाती है। ठीक है, और जब जरूरत पड़ती है तो यह ट्राई एसिल ग्लिसरॉल लाइपोलाइसिस, यानी वसा का टूटना, क्या कहला रहा है? लाइपोलाइसिस कहला रहा है। किसमें टूटती है? फैटी एसिड में टूटती है। और फैटी एसिड का क्या ऑक्सीडेशन होता है? तो क्या बनता है? एसिटिल को एंजाइम बनता है। तो यहां तक की प्रोसेस यदि हमारी समझ में आ गई तो आगे की कहानी बिल्कुल आसान है। ठीक है, कैसे? देखो, वसा का उपापचय हुआ, वसा का जब पचती है, हमने डाइजेशन में बात की थी कि जो पेनक्रिएटिक लाइपेज है, चाहे इंटेस्टाइनल लाइपेज है या गैस्ट्रिक लाइपेज है, ठीक है, गैस्ट्रिक लाइपेज, उसके बाद पेनक्रिएटिक लाइपेज और उसके बाद इंटेस्टाइनल लाइपेज, जो एंजाइम थे वो क्या कर रहे थे? वसा का पाचन कर रहे थे। ठीक है, और क्या बना रहे थे? फैटी एसिड का निर्माण कर रहे थे। ठीक, अब जो फैट बने, ठीक है, शरीर के अंदर क्या बन गया? फैटी एसिड बन गई। फैटी एसिड का क्या हो गया कि जो अधिक मात्रा में है वो TAG के रूप में शरीर के अंदर स्टोर हो गए। अब जब हम में ग्लूकोज की कमी हो जाती है शरीर के अंदर, ठीक है, तो फिर क्या है? इस TAG का उपयोग किया जाता है, ट्राई एसिल ग्लिसरॉल का उपयोग किया जाता है। तो जब ट्राई एसिल ग्लिसरॉल टूटता है तो क्या बनता है? फैटी एसिड बनते हैं, और इन्हीं फैटी एसिड के बीटा ऑक्सीडेशन से एसिटिल कोएंजाइम का निर्माण होता है। अब हमने वहां पर पहले पढ़ चुके हैं किसमें? कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में। ठीक है, क्योंकि लिंक रिएक्शन में हम क्या कर रहे थे? यहाँ पर पायरुवेट से एसिटिल कोएंजाइम बना रहे थे, और यही एसिटिल कोएंजाइम किसमें प्रवेश कर रहा था? साइकिल में प्रवेश कर रहा था। तो यहाँ पर जो वसा के उपापचय से एसिटिल कोएंजाइम बना, यह किसमें प्रवेश कर जाता है? यानी यह एसिटिल कोएंजाइम किसमें प्रवेश कर जाता है? क्रेब्स चक्र में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो फिर वही पुरानी कहानी शुरू हो जाती है, क्योंकि क्रेब्स साइकिल में जो एसिटिल कोएंजाइम चला गया तो फिर वहां पर ATP का निर्माण होता है। अब देखो, सामान्य रूप से क्या हो रहा है कि एसिटिल कोएंजाइम बना, क्रेब्स साइकिल में चला गया, और ATP का निर्माण हो रहा है, ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। लेकिन जो TAG है, ठीक है, उसका लाइपोलाइसिस ज्यादा हो गया। उसका लाइपोलाइसिस ज्यादा हुआ तो फैटी एसिड ज्यादा बने, फैटी एसिड ज्यादा बने तो एसिटिल कोएंजाइम भी ज्यादा बना। तो जब एसिटिल कोएंजाइम ज्यादा बन जाता है, ठीक है, तो एसिटिल कोएंजाइम ज्यादा बनने पर क्या होगा? इसका कीटोजेनेसिस के द्वारा कीटोन बॉडीज बनती है। यदि कम मात्रा में लाइपोलाइसिस हो रहा है तो ऊर्जा देगा अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लाइपोलाइसिस अधिक हुआ, वसा अधिक टूटी, तो फैटी एसिड ज्यादा बनेंगे, फैटी एसिड ज्यादा बनेंगे तो एसिटिल कोएंजाइम ज्यादा बनेगा, एसिटिल कोएंजाइम ज्यादा बना
तो जो क्रेब्स चक्र में जितना उपयोग में आना होता है एसिटिल कोएंजाइम, उतना तो क्रेब्स चक्र यूज में ले लेता है। लेकिन जब उसकी पूर्ति हो जाती है, तो जो बचा कुचा एसिटिल कोएंजाइम है, वह क्या करता है, कीटोजेनेसिस के द्वारा कीटोन बॉडीज का निर्माण करता है, और शरीर में कीटोन बॉडी बनी। अब कीटोन बॉडी बनी, पहली बात तो कीटोन बॉडी कौन कौन सी बनती हैं, एसीटोन, एसीटो एसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड, ये तीन प्रकार की कीटोन बॉडीज का निर्माण होता है। तो जब कीटोन बॉडी ज्यादा बन जाती हैं, तो ये पहले तो रक्त में जाती हैं। ठीक है, यदि रक्त में कीटोन बॉडी पहुंच रही हैं, ठीक, तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है, कीटोनेमिया। ठीक है, यानी कहां पहुंच गई, रक्त में, तो कीटोनेमिया हो गया। और यदि यही कीटोन बॉडी जब रक्त फिल्टर होकर के शरीर में, क्योंकि रक्त घूम रहा है, तो क्या होगा, इसका फिल्ट्रेशन भी होगा। तो कुछ कीटोन बॉडी कहां पहुंच जाती हैं, फिर यूरिन में पहुंच जाती है, उसको हम क्या बोल देंगे, कीटोन यूरिया। तो इस तरह से इसको क्या बोल देंगे, कीटोनेमिया। और दूसरा हो जाएगा कीटोन, कीटोनूरिया। ठीक है, जब कीटोन किस में चली जाती हैं, मूत्र में चली जाती हैं, तो कीटोन यूरिया बोल देते हैं। इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, कीटोन यूरिया। तो कीटोन बॉडीज का के सामने आना क्या कहलाता है, कीटोन यूरिया। लेकिन कब है, जब ज्यादा कीटोन बॉडी बनती है, किससे बनती है, बीटा ऑक्सीडेशन के द्वारा एसिटिल कोएंजाइम के बनने पर। ठीक है, क्योंकि क्रेब्स साइकिल में पूरा एसिटिल कोएंजाइम का उपयोग नहीं हो पाता है, तो उसके बाद जो एसिटिल कोएंजाइम है, तो उससे कीटोजेनेसिस द्वारा कीटोन बॉडीज का निर्माण होता है। तो इस तरह से यहां पर हम देख सकते हैं कि, देखो, चलो पहले इसको देख लो। तो कीटोनेमिया और कीटोनूरिया दोनों चीजों को कंबाइन रूप से हम क्या बोलते हैं, कीटोसिस कहते हैं। और जो कीटोसिस होता है सामान्यतः कब रहता है, भूखे रहने की अवस्था में होता है। जब हम कभी उपवास करते हैं, तो उस समय कीटोसिस अधिक होता है। अब देखो इसको इस तरह से समझें एक बार। हमने देखा कि वसा के पाचन के द्वारा, इस तरह से देखें, हम कार्बोहाइड्रेट को हम पढ़ ही चुके हैं, वसा पाचन हुआ, वसा के पाचन से, और वसा का पाचन यानी वसा है, और वसा का पाचन किसके द्वारा होता है, लाइपेज एंजाइम के द्वारा होता है। हम अभी पाचन की बात कर रहे हैं, और इससे क्या बना, फैटी एसिड बना। और फैटी एसिड संचित हुआ किस रूप में, पीएजी के रूप में, ट्राई एसिल ग्लिसरॉल के रूप में। सामान्यतः जो शरीर है वो ऊर्जा प्राप्त करता है ग्लूकोज से, फैट शरीर में स्टोर होता रहता है। या ये कहें कि जब हम कभी ज्यादा भोजन करते हैं, तो हम पढ़ रहे थे ना कि ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, टीएजी आ गया। तो ग्लूकोज की पूर्ति नहीं हो पाती कार्बोहाइड्रेट के द्वारा, तो यही टीएजी, ट्राई एसिल ग्लिसरॉल, लाइपोलाइसिस के द्वारा, यानी वसा का टूटना, लाइपोलाइसिस के द्वारा किस में टूटेंगे, फैटी एसिड में टूटते हैं। और यह फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन के द्वारा, ठीक है, किस में बदल जाते हैं, एसिटिल कोएंजाइम। ठीक, अब एसिटिल कोएंजाइम जो है, यह सामान्यतः किस में प्रवेश करता है, हम क्या बात कर रहे हैं, सामान्यतः, सामान्य अवस्था में क्रेब्स चक्र, किसमें प्रवेश कर रहा है, क्रेब्स चक्र। और इसके फलस्वरूप क्या बन रही है, एटीपी बन रही है, और ऊर्जा बन रही है। ये तो हो गई सामान्य अवस्था। लेकिन जब ज्यादा हो गया, ठीक है, यही अवस्था क्या हो गई, ज्यादा लाइपोलाइसिस हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, एसिटिल कोएंजाइम की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, तो यह एसिटिल कोएंजाइम की कुछ मात्रा तो चली जाती है क्रेब्स चक्र में।
और दूसरा क्या होता है फिर इसका, कीटोन बॉडीज का निर्माण होता है। ठीक है, किसका निर्माण हो रहा है, कीटोन बॉडीज का। और जब कीटोन बॉडी बनती हैं तो कहाँ जाती हैं ये, रक्त में जाती हैं। और दूसरा कहाँ जाती हैं, मूत्र में जाती हैं। उस अवस्था को कीटोनेमिया, और इसको क्या बोल दिया हमने, कीटोन यूरिया। और इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या बोल देते हैं हम, कीटोसिस कह देते हैं। ठीक है, यही चीज हम यहां पर देख रहे थे कि जब अधिक मात्रा में बीटा ऑक्सीडेशन होता है तो एसिटिल कोएंजाइम ज्यादा बनता है और कीटोजेनेसिस के द्वारा कीटोन बॉडीज बनती है। तो कीटोनेमिया, कीटोन यूरिया दोनों को सम्मिलित रूप से कीटोसिस कहते हैं। और यह अवस्था कब होती है, जब जानवर लंबे समय तक भूखा रहता है। ठीक, तब इसके बाद हम देखते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन से सामान्य रूप से पचने पर क्या चीज बनती है, अमीनो अम्ल बनते हैं। प्रोटीन के पाचन से क्या बनते हैं, अमीनो अम्ल। ठीक, अब जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट का शरीर के अंदर संग्रहण किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में, और फैटी एसिड का जो शरीर के अंदर संचय होता है वो पीएजी, ट्राई एसिल ग्लिसरॉल के रूप में होता है। तो उस प्रकार से अमीनो अम्ल सामान्यतः किसी भी रूप में शरीर के अंदर संचित नहीं होते हैं, ये शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, तो किस तरह से होता है, क्या होता है, यदि देखो संग्रहण किसी रूप में नहीं होता है, शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं, लेकिन अमीनो अम्ल जब ज्यादा बनते हैं तो क्या होगा, अमीनो एसिड कन्वर्ट होते हैं पहले ग्लूकोज में या फैट के अंदर। ठीक है, और प्रोटीन एवं अमीनो अम्लों की, ठीक है, यह प्रोटीन भी हो गया और साथ में क्या है, अमीनो अम्ल, इनके उपापचय के फलस्वरूप क्या बनते हैं, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। अब जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे अमोनिया हो गई, ठीक है, यूरिया हो गया, और यूरिक एसिड हो गया। ठीक, और इनमें, और इसी के रूप में पेशाब के द्वारा ये सब बाहर निकलते हैं। ठीक है, अमोनिया निकलती है, ठीक है, दूसरा यूरिया भी निकलता है और यूरिक एसिड भी निकलता है। तो अमोनिया का जो उत्सर्जन करते हैं वो अमोनोटैलिक, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं वो यूरिकोटैलिक, और यूरियोटैलिक, और जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं वो यूरिकोटैलिक कहलाते हैं। ठीक है, इसी के आधार पर है। और इनमें जो सबसे अधिक विषैली चीज है इन तीनों में, वो क्या है, अमोनिया। और सबसे कम जो विषैला है, ठीक है, तो अमोनिया तो क्या हो गई, सबसे अधिक हो गई, जबकि यूरिक एसिड क्या है, सबसे कम विषैला होता है। ठीक है, तो ये हो गया किसका बारे में, प्रोटीन के बारे में। क्योंकि प्रोटीन सामान्य रूप से प्रोटीन के पाचन से क्या बनते हैं, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ बन रहे हैं। अब देखिए लास्ट में एक है यूरिया चक्र। ये क्या है, जब अमोनिया गैस बनती है तो अमोनिया किस में परिवर्तित होती है, यूरिया के अंदर परिवर्तित हो जाती है। और यही यूरिया किडनी के द्वारा फिल्टर्ड करके इसके द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाता है, मूत्र के द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो यूरिया चक्र का जो स्थान है, ये सब चीजें कहां पर हो रही हैं, यकृत कोशिकाओं में, यानी हेपेटोसाइट्स के अंदर होती हैं। और एक यूरिया अणु को बनाने में जो खर्चा आता है वो 3 एटीपी खर्च होते। ठीक है, यानी जो अमोनिया बन रही है, अमोनिया से यूरिया का निर्माण हो रहा है, यानी जो यूरिया चक्र चल रहा है ये कहां पर चल रहा है, यकृत के अंदर चलता है। ठीक है, यकृत क्या कर रहा है, जो अमोनिया गई उस अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर देता है, कम टॉक्सिक पदार्थ यानी यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। और फिर यही यूरिया किडनी के द्वारा, नेफ्रॉन्स के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, इतना सा होता है ये यूरिया साइकिल। तो इस तरह से अपने कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों के उपापचय के बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो देखो
मेटाबॉलिज्म में हमने एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म में निर्माणकारी प्रक्रियाएं, कैटाबॉलिज्म में विनाशकारी या विघटनकारी प्रक्रियाएं होती हैं। यानी एनाबॉलिज्म में वहां पर नए पदार्थ बनते हैं, और कैटाबॉलिज्म में जो पदार्थ हैं पहले वाले वो टूटते हैं। ठीक है, इस तरह से हम बोल सकते हैं। बेसल मेटाबॉलिज्म, सामान्यतः शरीर में घटित होने वाली प्रत्येक क्रिया के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, चाहे हम काम करें चाहे ना करें, लेकिन फिर भी शरीर के अंदर कुछ मूलभूत जैविक क्रियाएं चलती रहती हैं, जिससे क्या है कि हमें जो सजीव है उसको सजीव होने का एहसास होता है। जैसे श्वसन प्रक्रिया है, उत्सर्जन प्रक्रिया है, पाचन प्रक्रिया है ना। तो इनके लिए भी एक मिनिमम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो उस मिनिमम ऊर्जा को ही हम क्या बोलते हैं, बेसल मेटाबॉलिक एनर्जी बोलते हैं। और इस बेसल मेटाबॉलिक एनर्जी को बनाने के लिए जो प्रोसेस होती है उसे बोल देते हैं हम बेसल मेटाबॉलिज्म। क्लियर। दूसरा है कि अब जो ऊर्जा मिल रही है वो हमें किस तरह से मिलेगी। पहले ये डिफरेंस है कि उपापचय किस में अधिक होती है, किस में कम होती है, किस में ज्यादा होगी। अब जो ऊर्जा मिलेगी वो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का उपापचय। तो इसके पहले हमने बात की थी अलग अलग प्रोसेस के बारे में। देखो, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन के निर्माण की प्रक्रिया, ग्लाइकोजेनेसिस हो गई, लेकिन किससे, ग्लूकोज से। अब इसकी रिवर्स प्रक्रिया की बात करें, यानी ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना, ये ग्लाइकोजीनोलाइसिस हो गया। ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूको यानी ग्लूकोज, जेनेसिस यानी निर्माण, लेकिन किससे, कार्बोहाइड्रेट से। तो उसमें तो बोल दिया हमने ग्लूकोजेनेसिस। और वहीं दूसरा आ गया ग्लूको नियोजेनेसिस, यानी ग्लूको और जेनेसिस के बीच में क्या आ गया, नियो यानी नया पदार्थ। तो यदि ग्लूकोज का निर्माण नई पदार्थ से हो रहा है यानी नॉन कार्बोहाइड्रेट से हो रहा है, तो हम इसको बोल देंगे ग्लूको नियोजेनेसिस। और ग्लूकोज का टूटना ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। ठीक है, जो कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का एक पार्ट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की बात करें तो यहाँ पर 3 स्टेप होती हैं। पहली ग्लाइकोलाइसिस, दूसरी लिंक रिएक्शन, तीसरी क्रेब्स चक्र। पहले भाग की बात करें, ग्लाइकोलाइसिस 2 प्रकार का होता है, वायवीय और अवायवीय। स्थान क्या होता है इसका, कोष का द्रव होता है। ठीक है, इसके खोजकर्ता क्या कौन थे, एमडेन मेयरहोफ पार्नस, इस वजह से इसको ईएमपी पाथवे कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है, यानी ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से लास्ट में क्या बनेगा, एरोबिक कंडीशन में पायरुविक एसिड बनता है, और एनारोबिक अवस्था में लैक्टिक अम्ल बनता है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस है वो वायवीय और अवायवीय दोनों अवस्थाओं में चलती है। ठीक है, एक चीज क्लियर। नेक्स्ट होती है इसकी लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में क्या होता है, जो पायरुविक अम्ल बना वह कन्वर्ट होता है एसिटिल कोएंजाइम में। जो किस किस के बीच की लिंक रिएक्शन है, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र। ठीक, माइटोकॉन्ड्रियम संपन्न होती है। क्रेब्स साइकिल में जो एसिटिल कोएंजाइम बना लिंक रिएक्शन में, वह आगे चल करके क्या बनाता है पूरे चक्र के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है, और साथ में एटीपी बनते हैं। खोजकर्ता कौन थे इसके, एच ई क्रेब्स, स्थान माइटोकॉन्ड्रिया। और जो प्रथम उत्पाद है यानी एसिटिल कोएंजाइम से सबसे पहले जो पदार्थ बनेगा वो क्या बनेगा, सिट्रिक एसिड बनता है। और इसमें जो कुल शुद्ध लाभ होता है एटीपी, वो सर्वाधिक बनते हैं, कितने बनते हैं, 24 बनते हैं। ठीक है, ये एटीपी के बारे में बात हमने कर ली। उसके बाद हम बात करें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यानी यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है, जो NADH है, FADH2 है, जिसके द्वारा क्या बनता है, एटीपी का निर्माण होता है। हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संट, यह जो कार्बोहाइड्रेट का जो ऑक्सीकरण होता है, या ये कहीं ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण होता है, इसके द्वारा हो रहा था ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल। तो ये क्या है, उसका शॉर्टकट है, यानी वैकल्पिक मार्ग है इसमें। लेकिन एटीपी नहीं बनती है, ना ही एटीपी खर्च होती है और ना ही बनती है। कोरी कोरी साइकिल या कोरी साइकिल, जिसको लैक्टिक एसिड साइकिल बोलते हैं, मांसपेशी और लीवर के बीच में चलती है। ग्लूकोज मांसपेशियों में जाकर के किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यही लैक्टिक एसिड लीवर में आने पर किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, जिसको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस भी बोल सकते हैं। ये जो पूरी साइकिल चलती है लीवर और मांसपेशियों के बीच में ग्लूकोज और लैक्टिक एसिड बनने की, कोरी साइकिल के नाम से जानी जाती है। जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है, उसी प्रकार से वसा का भी मेटाबॉलिज्म होता है। इससे होता है जो फैटी एसिड के एस्टरिफिकेशन से सामान्यतः क्या बनते हैं, पाचन के बाद TAG बनते हैं। जब ऊर्जा की कमी होती है, जब
जानवर हो चाहे व्यक्ति हो, कोई भी जीव हो, जब वह भूखा रहता है यानी उपवास करता है तो क्या होगा, यानी बाहर से कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहा है, उपवास का मतलब यही तो है कि हम बाहर से खाना नहीं खा रहे, तो क्या होगा, बाहर से हम कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहे तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा नहीं, है ही नहीं, तो ग्लूकोज नहीं बनेगा, तो शरीर को तो एनर्जी चाहिए, तो क्योंकि हम थोड़ा बहुत काम भी कर रहे हैं, यदि काम भी नहीं कर रहे तो शरीर की बेसल जो मेटाबॉलिज्म है उसकी पूर्ति के लिए, बेसल एनर्जी की पूर्ति के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, और शरीर में संचित क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, जो ग्लाइकोजन के रूप में है, या फिर जो वसा है, ठीक है, वसा के रूप में शरीर में स्टोर है। तो इस टीएजी का लाइपोलाइसिस होता है, टूटती है, किसमें टूटती है, फैटी एसिड में, फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन होता है जो एसिटिल कोएंजाइम में टूटता है। सामान्यतः एसिटिल कोएंजाइम क्रेब्स चक्र में जाकर के ऊर्जा उत्पन्न करता है, लेकिन कभी कभी ज्यादा समय तक भूखा रहने के कारण जो लाइपोलाइसिस है, वसा का टूटना है, वो तेज हो जाता है, ठीक है, तो जिसकी वजह से एसिटिल कोएंजाइम ज्यादा बनता है। अभी क्रेब्स चक्र में इसका उपयोग हो नहीं पाता है, और जब क्रेब्स चक्र में इसका उपयोग नहीं हो पाता है तो कीटोजेनेसिस के द्वारा कीटोन बॉडीज का निर्माण शरीर में हो जाता है, तो यही कीटोन बॉडीज रक्त में भी आ जाती हैं और यूरिन में भी आ जाती है, जिसकी वजह से कीटोसिस हो जाता है, यानी कीटोनेमिया और कीटोन्यूरिया दोनों को हम क्या बोलते हैं, कीटोसिस कहते हैं, ठीक है। और कीटोन बॉडीज कौन कौन सी बनती हैं, एसीटोन, एसीटो एसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड। इसी तरह से प्रोटीन का उपापचय होता है, प्रोटीन से अमीनो अम्ल बनते हैं, और अमीनो अम्ल आगे किस में चले जाते हैं, उपापचय के फलस्वरूप नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ इससे बनते हैं। और नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से होते हैं, या तो अमोनिया बनेगी, या यूरिया बनेगा, या यूरिक एसिड बनेगा, और इन सबको बाहर, शरीर से बाहर यूरिन के द्वारा निकाल दिया जाता है, ठीक है, जिनमें से अमोनिया सबसे अधिक विषैली होती है और यूरिक अम्ल सबसे कम विषैला होता है, ठीक है। इसी तरह से यूरिया साइकिल था कि जो अमोनिया बनी शरीर के अंदर वो लीवर में गई, तो लीवर में जिसको कम विषैले पदार्थ किसमें कन्वर्ट कर दिया गया, यूरिया में कन्वर्ट कर दिया गया, और यूरिया को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है मूत्र के द्वारा, किडनी के द्वारा, और एक यूरिया अणु को बनाने में 3 एटीपी खर्च होते हैं, ठीक। तो इस तरह से अपना जो ये मेटाबॉलिज्म है यहाँ पर समाप्त होता है, ठीक है। तो इसमें क्या चीज है, एक, हाँ, इसके बारे में और बात कर लेते हैं थोड़ा सा, देखो, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, और क्रेब्स चक्र। तो ये 3 घटनाएं होती हैं किसमें, ग्लूकोज के उपापचय में, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम, एक एक करके चलते हैं। यहां पर 2 NADH के अणु बनते हैं और साथ में 2 ATP बनते हैं, तो कितने हो गए, 2 NADH के और +2 ATP, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस की बात कर रहे हैं हम, फिर लिंक रिएक्शन में आ जाओ, लिंक रिएक्शन में कितने बन रहे हैं यहाँ पर, टोटल हम 6 ATP की बात करते हैं, है ना। कैसे बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहे हैं, 2 NADH के अणु बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी कितने बन रहे हैं, 2 NADH के अणु बन रहे हैं, क्रेब्स चक्र, ठीक है। क्रेब्स चक्र में क्या है, 2 एसिटिल कोएंजाइम होते हैं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर संख्या क्या हो जाती है, डबल हो जाती है,
ठीक, अब देखो, तो यहाँ पर क्या है, 3 NADH2 है और एक FADH2 है और साथ में क्या है, एक ATP। तो यदि इनको टोटल देखें तो कितने हो गए, ग्रीन से लेते हैं, तो 6 तो NADH2 हो गए, NADH, और दो क्या हो गए, FADH, और दो ATP हो गए। ठीक है, तो 6 तो क्या हो गए, क्योंकि दो अणु हैं तो 2 का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि एक अणु से 3 NADH2 बन रहे हैं। ठीक है, तो 6 NADH और 2 FADH और 2 ATP। देखो, अगर यहां पर हम टोटल ATP की बात करें, ठीक है, एक NADH2 से कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। ये पुराने कॉन्सेप्ट के हिसाब से बात कर रहे हैं। 2 NADH2 हैं और एक NADH2 से कितने बने, 3 ATP बने, और प्लस ये दो बन ही रहे हैं। ठीक है, तो कितने हो गए, 3 2 3 जा 6 हो गए, और प्लस 2 ATP ये हो गए पहले वाले जो साथ में बन रहे। तो इस तरह से टोटल कितने बनते हैं, 8 बनते हैं, किसमें, ग्लाइकोलाइसिस। अब यहां पर भी 2 NADH2 के हो गए, और एक NADH2 से कितने बनते हैं, 3 ATP बनते हैं, तो कितने हो गए, 6 ATP। इसी तरह से यहां पर 6 × 3, FADH2 से कितने बनते हैं, 2 बनते हैं, और ये 2 ATP हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 18 +4 और +2, तो टोटल कितने आ गए, ये 24 ATP। इस तरह से हम टोटल देखें, ठीक है, 24 और 6 30 और 8 38। ठीक है, तो 38 ATP बनते हैं, ये पुराने वाले कॉन्सेप्ट के अनुसार। इससे ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा एक अणु ग्लूकोज के टूटने पर। अगर यही हम बात करें नए वाले के अनुसार, ठीक है, तो नए वाले में क्या चेंज है, क्या माना गया है, देखो, इलेक्ट्रॉन। इसमें यह माना गया है कि एक NADH2 से कितने प्राप्त होंगे, 2.5, तो 2 × 2.5 और प्लस 2 ATP एज इट इज है, तो कितने हो गए यहाँ पर, ये 5 हो गए, और प्लस 2, तो टोटल कितने हो गए, 7 ATP। ठीक है, अब NADH2 से हम कितने मान के चल रहे हैं यहाँ पर, 2 × 2.5, और साथ में क्योंकि 2 NADH2 बन रहे हैं तो टोटल ATP कितने बनेंगे यहाँ पर, 5। इसी तरह से 6 NADH2 हैं तो 6 का मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 2.5 से करेंगे, और 2 FADH2 है, इसका मल्टीप्लाई कितने करेंगे, 1.5 से, और साथ में ये 2 ATP है ही ऑलरेडी। तो इस तरह से यहाँ पर कितने बने, ये 15, यहाँ पर बने 3, और यहाँ पर बने 2, तो इस तरह से टोटल कितने हो गए, 20 ATP। और इस तरह से टोटल कितने हुए यहाँ पर, 20 और 7 27, 30 और 2 32, 32 ATP बनते हैं नए कॉन्सेप्ट के अनुसार एक अणु के ग्लाइकोलाइसिस से। तो यहां पर क्या माना गया है, एक NADH2 इज इक्वल टू 2.5 ATP।
ये माना गया है नंबर एक चीज, ये परिवर्तन हुआ है। और दूसरा क्या है, एक FADH2 इज इक्वल टू 1.5 ATP। तो ये चेंज यहाँ पर हुआ है, जबकि पुराने वाले में क्या मानते थे, यहाँ पर मानते थे 3 ATP, और FADH2 से मान रहे थे हम 2 ATP। ठीक है, इस तरह से ये कैलकुलेशन में क्या आता है, चेंज आता है। ठीक है, इस तरह से अपनी ये मेटाबॉलिज्म यहाँ पर समाप्त होती है। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे।